और बच्चे आज पुनः 10 क्वेश्चन का लिस्ट आप सभी के लिए मैं लाया हूं और चलिए देखते हैं आज वो 10 प्रश्न कैसे हैं जो रिसेंटली अभी 2023 यानी जनवरी और फरवरी दोनों ही महीनों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उन सभी प्रश्नों का ही लिस्ट मैं आपके बीच लाया हूं और देखिए कि रिसेंटली किस किस तरह का कहां से क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। जैसा कि कल भी आप लोगों ने देखा था वो सारे के सारे एसएससी जीडी के ही प्रश्न को मैंने डील किया था। आज भी बच्चों मैं उन्हीं प्रश्नों को डील करूंगा और लगातार मैं एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आप सभी के बीच रखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करते हैं आप भी इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो बच्चे सवाल को बनाते हैं। देखा जाए तो यहां पे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर लेता है, 10 दिनों में। और अकेले जब कोमल काम करती है तो उसको कितना दिन लग जाता है, 22 दिन। और यहां पर दोनों ने 3 दिन तक तो साथ काम किया और उसके बाद साक्षी ने काम को क्या करी, छोड़ दी, राइट। और उसके बाद शेष कार्य को कोमल अकेले काम करती है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, राइट बच्चों। आइए तो 3 दिन तक तो दोनों साथ ही काम किया ना, तो 3 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लिया होगा, 3/10, राइट बच्चों। 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 3/10। अब 3 दिन के बाद साक्षी छोड़ दी, अकेले शेष काम को किसने कर ली, कोमल ने। ये मान लेते हैं कि कोमल अकेला कितना दिन और काम करी, मानते हैं x दिन और काम करी और काम को फिनिश कर डाली। तो कोमल x दिन यदि x दिन काम करी तो x दिन में कोमल कितना काम करी होगी, तो आप कहोगे x/22, राइट। सभी को जोड़ दिया जाए तो काम फिनिश होना चाहिए, राइट बच्चों। जिसने जितना दिन काम किया उस सभी का काम मैंने जोड़ दिया और काम जैसे ही जोड़ेंगे तो काम फिनिश, दैट इज कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। आप x को एक तरफ रहने दीजिए और इसको उधर जब ले जाएंगे तो ये कट जाना चाहिए बच्चों। सॉरी 10 था ना, मैंने क्या लिख दिया, ओहो सॉरी 10 दिन में दोनों मिलके काम करता है ना, तो 3 दिन में 3/10 करेगा बच्चों। सॉरी 3 दिन में कितना करेगा, 3/10। ये उधर जाएगा, 1 में घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 7/10। इसको कटा लीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 से 11, यानी x का वैल्यू हमें मिल रहा है 77/5। ये क्या पता चला, 77/5 मतलब कोमल अकेले, हमने ये x को क्या माना था, मैंने x को माना था कि कोमल अकेले x दिन काम करी, राइट। तो कोमल x दिन काम करी यानी कोमल अकेले कितना दिन काम करी थी, 77/5। और साथ कितना दिन काम करी थी, 3 दिन। तो टोटल कितना दिन काम चला, अकेला उसका इतना दिन और साथ का 3 दिन, 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 77 + 15 दैट इज कितना बच्चों, 92/5। यानी आंसर कौन सा होना चाहिए, नंबर 1। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूं और इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है ना बच्चों। आइए इस सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से समझना है। एक निश्चित दूरी है और देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस गति से गया,
180 की गति से गया और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर पुनः वापस लौट जाता है। मतलब इधर से गया 180 की गति से और वापस आया 240 की गति से, राइट। और आने जाने में उसे टोटल कितना टाइम लग गया? 6 घंटे लग गए, राइट। आपसे पूछ रहा दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। अरे बच्चों, एक चीज आप ध्यान से समझना और याद भी रखना कि जब दो समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उसे याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला? 2xy/x + y। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दो समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करें और पूछे कि बताओ टोटल डिस्टेंस तय करने में उसकी एवरेज गति क्या रही, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहां से यहां गया फिर वापस आया, यानी दो समान दूरी। गया किसी और चाल से, आया किसी और चाल से। आप एवरेज स्पीड पता करो तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 गुना पहला स्पीड 180 और दूसरा स्पीड कितना 240 एंड डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 2 1 3 यानी 420 हो रहा है, राइट। x + y दोनों स्पीड को जोड़ दिए 420, यानी इस स्पीड से वो क्या हुआ? गया और वापस, यानी ये एवरेज स्पीड निकला जाने और आने का, राइट। और जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा? 6 घंटा। कितना लगा है टोटल? 6 घंटा। तो स्पीड को जब बच्चे टाइम से गुना कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? दूरी निकल जाता है। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, राइट। यानी यदि एवरेज स्पीड आपने लेके चला, एवरेज स्पीड मतलब जाने और आने का एवरेज स्पीड आपने निकाला था, और जाने और आने में टोटल टाइम कितना लग गया उसको? 6 घंटा। यानी इस चाल में यदि आपने टाइम से गुणा किया तो जानते हैं ये क्या निकला? ये दूरी निकला। वो दूरी कौन सा? जाने प्लस आने की टोटल दूरी निकल गया। और आपसे पूछा था दोनों स्थानों के बीच की दूरी, मतलब आपसे सिर्फ ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है और ये जो दूरी निकल गया जाने और आने का, राइट। तो क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 बराबर दूरी हो और एक दूरी निकालना हो उसमें से, तो 2 से डिवाइड कर दें, है ना। इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर तैयार। ये 2 से 2 काट दो बच्चों, है ना। 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, कितने बार में? 7 बार में। और पॉइंट में आंसर दिख रहा है, चलिए देखते हैं। 18 चौके 72, 2 बाकी 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना बच्चों? 43, यानी 4320/7। 7 से भाग लगाएंगे, 7 के 42, 7 के 42, 6 देखा जाए तो 2 जगह ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन से पकड़ लेंगे, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 के 42, 1 और 6 दूनी बच्चों कितना? 12, यानी हमें दिख रहा है कौन सा? 7 के 42, ओह सॉरी 7 के 42, 1 और 7 इकाही 7, यानी 6 के बाद 1 दिखना चाहिए। 6 के बाद 1 यानी आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं बच्चों एवरेज का ये सवाल था और बहुत अच्छा सवाल है, और इन सभी सवाल को आप सीखिए तो निश्चित रूप से आप अगले एग्जाम में बेहतर जरूर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या कर रहा है, और इसे बनाने की भी आप कोशिश करिए खुद से। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है। कहता है छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई इतना है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? एक बड़ा घनाभ है और उस बड़े घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए गए, और कहता है बताइए पिघलाने के बाद जो छोटे छोटे घन बनाएंगे और उस घन की भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो कहता है ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन का निर्माण होगा? तो कुछ नहीं बच्चों, जब कभी भी किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में पिघलाया जाता है तो हमेशा याद रखना उसका वॉल्यूम को क्या करना है? बराबर कर देना है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? बराबर होगा। यानी एक बड़े घनाभ का आयतन जो है वो कई छोटे छोटे घन के आयतन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो घन की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से जब आप भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? घनों की संख्या निकल जाएगा। आइए, घनाभ का आयतन आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 24 गुणा 18 गुणा 12, और इसमें डिवाइड कर दो बच्चे किससे?
घन की भुजा है 6 और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। गुना मत कर लीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कितने घन का निर्माण हो जाएगा बच्चों? 24 घन बनेंगे। होपफुली आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन देखिए। एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? निकटतम पूर्णांक में बताना है। तो 950 में खरीदी और 1150 में बेच दी, फायदा कितने का? तो आप कहोगे फायदा 200 का। कितने का बच्चे? फायदा 200 का। दोनों को घटा दीजिए, फायदा 200 का। और इस फायदे की तुलना किससे करना होगा? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 950 और प्रतिशत निकालना हो गुणा 100। राइट, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से कटेगा ये कितने बार में? 19 बार में। और ये कितना बच्चों? 40। यानी हमें दिख रहा है 400/19। जरा भाग लगाइए तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 19 इकाई यानी 21 के आसपास आना चाहिए। और यहाँ अप्रॉक्सीमेट आंसर ही हमें बताना है, दैट इज़ क्या होना चाहिए? 21। और एक चीज़ देख लीजिए, बड़ा क्लोज ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? बहुत क्लोज है। तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 19 दूनी 38, 2 बचा था, 20 उतरा, 19 इकाई 19, 1। और फिर यदि मैं बात करूँ तो ये हाँ लगभग निश्चित रूप से 21 के ही बराबर होना चाहिए, है ना? इसका आंसर कौन सा जाना चाहिए बच्चे? 21। यदि 21.6 या फिर 5 की भी यदि बात करें तो लगभग हमारा कौन सा चला जाता? 22 चला जाता। यदि 21 सारे 21 से थोड़ा ज़्यादा जाए, है ना, आधा से थोड़ा ज़्यादा चला जाए, तब हम अगला वैल्यू निकटतम ले लेंगे। हाँ, तो 22 लेते। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 21.5 से भी बहुत कम है, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए? 21 जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं सवाल क्या आपका। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर इतने बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, ये सवाल आया था आपके SSC GD में। यानी किसी मूल्य में लगातार 2 बार प्रतिशत में परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करने के बाद का वैल्यू दिया हुआ है और परिवर्तन से पहले का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखाया हूँ कि यदि परिवर्तन के बाद का वैल्यू दिया हुआ रहे और पहले का वैल्यू पूछ रहा हो तो होल वैल्यू का सीधा क्या करना है? उल्टा गुना करना है ऑलवेज। तो आइए, परिवर्तन के बाद का वैल्यू यानी कितना मिल रहा है हमें? 4355। 15% कमी का होल वैल्यू 17/20, उल्टा गुना कर देंगे 20/17। राइट बच्चों? और 25% यानी 1/4, कमी 3/4, उल्टा गुना 4/3। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 से कटाने की कोशिश करते हैं। 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 पचे 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 पचे 43 35। ओहो, 43 35 था ना? 43 कितना है बच्चों? 35। तो 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 3 पचे 15। सही है बच्चों? 17 से कटाते हैं तो 17 8 कितना होता है? 136, 8 और 17 पचे 85, है ना? ये 85 दूनी यानी 170, 17 चौकी 68, यानी आंसर कौन सा जाना चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, है ना? सभी को गुना करिए, आंसर कौन सा आ रहा है? दैट इज ऑप्शन डी। ओके, बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है? तो ध्यान से समझना बच्चे। एक साइकिल है और एक जॉगर है, राइट? इसने कहा कि साइकिल चालक किसी दूरी को जितने समय में तय करता है उसके 1/3 दूरी को, उसकी 1/3 दूरी की, 1/3 दूरी मतलब समझ रहे हो बच्चे? 1/3 दूरी का मतलब हुआ कि यदि ये साइकिल चालक 3 चल लिया तो ये कितना चल पाया? मात्र 1 चला। ये 3 चला तो ये कितना चला? 1 चला। यानी 1/3 दूरी मतलब ये 3 तो ये कितना? 1। हमने मान लिया कि ये टोटल कितना चला? 3 चला, तो उसका 1/3 क्या होगा? 1। तो कहा 1/3 दूरी को तय करने में
दोगुना समय लग गया। कितना लग गया? दोगुना समय लग गया। क्या मतलब हुआ? यदि ये 3 किलोमीटर दूरी को तय करने में, मान के चलिए, अब समय की जरा जिक्र कर लें, है ना, यानी इस 3 किलोमीटर दूरी को तय करने में यदि बच्चों इसको 1 घंटा लगा था तो इसको कितना लग गया होगा? 2 घंटा लग गया होगा, राइट। ये 3 किलोमीटर दूरी तय करने में मैंने मान लिया कि इसे 1 घंटा लगा होगा, तो जॉगर उसका 1/3 यानी 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इसका दोगुना यानी 2 घंटा ले लिया। तो दो व्यक्ति के बीच समय का रेशियो आप तभी बताओगे जब दोनों को समान दूरी तय करवाएंगे। अभी दोनों को समान दूरी तय करने का समय नहीं, ये 3 किलोमीटर चला इसको 1 घंटा लगा है, ये 1 किलोमीटर चला इसको 2 घंटा लगा है। क्या दोनों का जो समय है वो समान दूरी तय करने का समय है? क्या नहीं। जब तक दोनों का दूरी समान ना हो तब तक समय का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। यानी जब कभी भी दूरी कांस्टेंट नहीं करेंगे, यानी प्रत्येक आदमी को समान दूरी दोहराएंगे और उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वही उसका समय का रेशियो होगा। ऐसा नहीं कि किसी को 2 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, किसी को 3 दौड़ा दीजिए और उसके बाद समय का रेशियो बता दीजिए कि दोनों का समय का ये रेशियो है। गलत। 3 किलोमीटर चलने में इसको 1 घंटा लगा, आप इसे भी 3 किलोमीटर चला दीजिए ना, इसे भी 3 किलोमीटर चला दीजिए। आप बताओ 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 2 घंटा लग रहा है, तो ये 3 चलेगा तो इसे कितना समय लगेगा बच्चों? इसको कितना लग जाएगा? 6 घंटा लगेगा, राइट। यानी जिस दूरी को साइकिल चालक ने 1 घंटे में तय किया, उसी दूरी को तय करने में जॉगर को कितना लग रहा है? 6 घंटा लग रहा है। यानी इस दोनों के बीच रेशियो आ गया 1/6। और आप जानते हैं कि यदि दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड का रेशियो। यानी दोनों की स्पीड का रेशियो होना चाहिए 6:1। क्या होना चाहिए बच्चों? 6:1। ये टाइम का रेशियो निकला है, ये किसका निकल गया? स्पीड का। और ध्यान रखिए यहाँ वर्ड पर फोकस करना है ऐसे सवाल में। पहले जॉगर का चाल पूछा और तब साइकिल का। पहले जॉगर, तो जॉगर का चाल क्या है? 1 और साइकिल चालक की चाल का रेशियो क्या निकला? 6। यानी आंसर होना चाहिए 1/6, राइट। उम्मीद करते हैं बच्चों इस सवाल को समझे होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, नो डाउट। जैसे कि यहां हमने इसका 3 किलोमीटर चलवाया, है ना। आप यहां भी ये सोचते कि 3 किलोमीटर चलने में यदि इसे 1 घंटा लगा तो 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? जब तक दोनों का सेम दूरी तय करने का आप समय नहीं पता कर पाओगे तब तक ध्यान रखना समय का वो रेशियो गलत मान्य हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों। और ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे भरोसा है कि हो सकता है अगले एग्जाम में ये सवाल रिपीट हो जाए। आइए, एक बैंक, क्या लिखा होगा बच्चों? एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है और यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल को बना लेंगे। आइए बनाते हैं सवाल को बच्चों। अर्धवार्षिक का मतलब होता है बच्चों 6 महीने में ब्याज जोड़ रहा है, राइट। और जब अर्धवार्षिक ब्याज लेगा तो आपको पता है रेट में 2 से भाग लग जाएगा। रेट में क्या होगा? 2 से भाग लग जाएगा। और 1 वर्ष आपका कितने पीरियड में बढ़ जाएगा? 2 पीरियड में बढ़ जाएगा, है ना। आइए, तो 1 जनवरी और उसके बाद 1 जुलाई, तो जुलाई बच्चे कितने महीने के बाद? यानी 6 मंथ के बाद। यानी आज उसने 3200 रुपया बैंक में डाला तो नेक्स्ट 3200 और कब उसने जाके बैंक में डाला? तो 6 महीने बाद। 6 महीने बाद यानी फर्स्ट 6 मंथ उसका 3200 रुपया जमा रहा, जबकि अगले में कितना हो गया? 3200 तो ये रहा ही, फिर जाके 3200 डाला यानी 6400 शुरू हो गया, है ना। आइए देखते हैं उसका टोटल 1 साल का ब्याज कितना बन रहा होगा। तो फर्स्ट 6 मंथ की यदि हम ब्याज जोड़ें बच्चों तो 3200 का कितना परसेंट? 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक 5% हो जाएगा, इसका 5% निकाल दीजिए। तो यहां से हमें पता चल रहा है 32 पचे कितना बच्चों? 160, यानी 160 रुपया ब्याज उसका बना फर्स्ट 6 मंथ का। अब अगले 6 मंथ की बात करते हैं। तो अगले 6 मंथ में
उसका टोटल कितना धन बैंक में जमा हो रहा है, इस पे फोकस करिए। 3200 पहले से ही था, 3208 डाल दिया, हो गया कितना 6400। कितना हो गया बच्चों 6400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मालूम होना चाहिए कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। अर्धवार्षिक यदि ब्याज ले रहा है, इसका मतलब फर्स्ट 6 मंथ में जो ब्याज बना उस ब्याज को भी जोड़ लेगा मूलधन में और उस पर ब्याज जोड़ना शुरू कर देगा, है ना। तो आइए, ये जो 160 ब्याज बना, इस 160 को भी यदि जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है बच्चे, हमें 6560 रुपया। यानी इस धन पर आप अगले 6 मंथ में ब्याज जोड़ेगा और इसका कितना परसेंट ले लेगा, फिर वही 5%। तो 5% यानी 5/100। 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 328, है ना। और इसको जोड़ दिया जाए, लास्ट 6 मंथ का ये ब्याज और शुरुआत के 6 मंथ का ये ब्याज, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल ब्याज आपको दिख रहा है 8, 6 2 8 और 3 1 4, यानी कितना बच्चों 488, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 2। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, कॉन्सेप्ट से पूछा है कि क्या आपको ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको सीआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का आपके पास बेसिक ज्ञान है या नहीं। बेसिक ज्ञान से बस सवाल पूछ लिया बच्चों। आइए अगला सवाल 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। 16 गुना 9, ये क्या है भागा, यहाँ क्या है बच्चों भागा 4 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 गुना 9 माइनस 6 माइनस 2 गुना 3 भागा 4 ऑफ 1/2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आ जाओ बच्चे, आप जानते हैं बोर्ड मास में किस रूल से सॉल्व करना होता है, किस नियम से सॉल्व करना होता है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप ध्यान से यहाँ देखिए। सबसे पहले बच्चों ऑफ की क्रिया करना है। किसकी क्रिया करना है, ऑफ का। सबसे पहले ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑफ की क्रिया, ऑफ मतलब का मतलब गुना। तो 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8, कितना हो गया बताओ 4 दूनी 8। तो ऊपर हम ऊपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, ऊपर यानी अंश वाला सॉल्व कर रहे हैं। 16 गुना 9 है और क्या है भागा, और ऑफ को जब सॉल्व किए तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 9 भागा 8 है मतलब 9/8, 9/8, 8 दूनी कितना हो गया 16, यानी ऊपर का वैल्यू हमें मिल गया 18, राइट। अब नीचे का वैल्यू सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न को बच्चे ध्यान से आराम से सॉल्व करिए, नहीं तो निश्चित रूप से आपको उत्तर गलत हो जाएगा, है ना, और आप 2 नंबर खो देंगे। जो आना चाहिए 2 नंबर खोएंगे, और यदि गलती हो गया तो चला गया आपका कितना चला गया, निगेटिव हो गए। यदि इसको सही करेंगे तो 2.5 नंबर वापस आ जाएगा। तो आइए नीचे को सॉल्व करते हैं। ऑफ की क्रिया सबसे पहले कर लेते हैं। तो 4 गुना 1/2, ये 2 से 2 कटा देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों 2, क्या मिल जाएगा 2, ध्यान से देखते जाना। 4 गुना 1/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3/2, यहाँ 2 आया तो 3/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बच रहा है हमें 3 बच रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 गुना 9 में से 6 गया कितना बच्चों 3, माइनस 2 गुना ये हो गया था कितना 2, 3/2, 3/2, 2 से 2 काट दो, यानी 9 माइनस 3 बराबर कितना 6, यानी नीचे का वैल्यू कितना आ गया 6। 18 में 6 से भाग लगा दीजिए, आंसर कितना 3। ओके बच्चों, शायद आप भी मेरे साथ यदि बना रहे हैं तो शायद आपका भी सही हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितने रुपये हैं। यानी रेशियो का बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही कॉमन सवाल। आइए बनाते हैं। एक है गीता और एक है बच्चे राधा, बहुत प्यारा नाम, और रेशियो कितना दे रखा है 7:15। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहता है राधा और सविता, राधा और सविता के बीच क्या रेशियो है 7:16। सबसे पहले आप जानते हैं कि जितने लोगों के बीच आप पैसा को बांटेंगे उनके बीच का रेशियो मालूम होना चाहिए। तो पहले रेशियो बैलेंस करते हैं। आर और आर समान है, क्या उसके नीचे की संख्या समान है, नहीं है, इस दोनों को समान करते हैं। इसको 15 से इसको 7 से गुणा करिए, 15 7 105 और 15 6 90 और 15 9 24। इसको 7 से गुणा करेंगे, 105 और 67 कितना हो जाएगा बच्चों 49, राइट। सभी को जोड़ा जाए, तीनों, अच्छा
किसका हिस्सा दे रखा है? गीता का हिस्सा दिया है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता का हिस्सा रुपया में कितना दे रखा है? 980। आप बताओ 49 का ये कितना गुना हो रहा है? 20 गुना। 49 का कितना गुना हुआ? यानी रेशियो में गीता ने 49 ली है, रुपया में गीता को कितना मिल रहा है? 980। यानी 49 का वैल्यू 980 है, तो देखो तो कितना गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है, यानी 20 गुना। तो 20 गुना हुआ तो जिसका वैल्यू पूछेगा उसमें भी क्या होगा? 20 गुना हो जाएगा। आपसे सविता का हिस्सा पूछा है, सविता, यानी इसमें 20 गुना कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए बच्चों। 24 दूनी 4800, यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 1। उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। ये रहा आपका बच्चा 10वां प्रश्न आज का, और देखिए क्या कह रहा है। एक पिज्जा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात 1 कप 1/2 कप, मतलब कुछ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। 1 कप और यहाँ क्या होना चाहिए? और 1 कप और 1/2 कप है, यानी चीज़ के लिए 1 कप लिया जा रहा है तो सॉस के लिए 1/2 कप लिया जा रहा है। कहता है यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया? आइए सबसे पहले एक चीज़, C फॉर चीज़ समझ लीजिए और S फॉर सॉस समझ लेते हैं, है ना। देखिए पिज्ज़ा बनाने के लिए चीज़ और सॉस का क्या रेशियो रखा जा रहा है, तो कहता है 1 कप यदि चीज़ लेते हैं तो आधा कप क्या लेना पड़ता है? सॉस लेना पड़ता है, मतलब जस्ट आधा का रिलेशन है। तो अपने हिसाब से आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि चीज़ 2 कप लेंगे तो सॉस आपको 1 कप लेना पड़ेगा। जस्ट आधा का रिलेशन वहाँ से दिख रहा है। आप आधा का रिलेशन बड़ा आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। या फिर जो दिया है उसी को लिखिए और फिर इसको सरल करके आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, राइट। चलिए तो यहाँ से चीज़ और सॉस का रेशियो दे रखा है पिज्ज़ा बनाने का। कहता है यदि कोई इंसान यानी रमा नाम का कोई व्यक्ति है वो पिज्ज़ा बनाना चाहता है, तो कहता है यदि वो 15 कप सॉस लेना चाहता है, सॉस कितना लेना चाहता है? 15 कप। तो पूछता है बताइए चीज़ उसको कितना लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका कितना गुना है? 15 गुना। इधर भी 15 गुना कर दीजिए, यानी 30, यानी उसे कितने कप चीज़ लेने पड़ेंगे? दैट इज 30 कप लेने पड़ेंगे। तो बहुत ही आसान, ये भी सवाल आपका रेशियो का ही था। उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये 10 प्रश्न सीख चुके होंगे। ऐसे ही आपके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा प्रत्येक दिन 10 प्रश्न, और वही प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको मैंने बताया ये सभी के सभी लेटेस्ट अभी SSC GD के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं सारे SSC GD के प्रश्न हैं। और उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये वीडियो सिर्फ देखिए नहीं बल्कि सीखिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। और जब आप सीखेंगे तो मुझे बेहद खुशी की अनुभूति होगी। और यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करिए। और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, कहीं भी आपको कुछ सलाह की ज़रूरत पड़े, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए और आपके उन एडवाइस का निश्चित रूप से मैं ख्याल करूँगा और कोशिश करूँगा उस पर चलने का भी। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।